राष्ट्रीय महासचिव परम पूज्य स्वामी विश्वात्मनानंद जी महाराज, आज के समारोह में मंच पर उपस्थित यहाँ के सम्माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक दिव्यानी राणा जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर HR रश्मि गोविल जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब विकास जोडे जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू शहर के पूर्व नगर प्रमुख जी अभिजीत जसरोटिया जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, यहाँ के DIG, यहाँ के DC, सभी आमंत्रित अतिथिगण, जितने स्वामी जी लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। देवियों, सज्जनों और मित्रों, सार्वजनिक जीवन में ऐसे कम अवसर आते हैं जो आशा और विश्वास से मन को पूर्णता से भर देते हैं। मुझे लगता है कि आज एक ऐसा ही अवसर या क्षण हम सबके लिए यहाँ उपस्थित हुआ है स्वामी जी के कारण। मैं सबसे पहले स्वामी प्रणवानंद जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आज हम स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर के नए भवन का न केवल लोकार्पण होते हुए देख रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आज हम एक नई आशा का दीप भी यहाँ प्रज्वलित करते हुए देखा है हम सबने। आज नई पीढ़ी के लिए नए आकांक्षाओं का एक द्वार खुला है और उस विद्यालय की दहलीज पर कदम रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक संकल्प भी इस कार्यक्रम में लिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 2014 में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने इस क्षेत्र में इस विद्यालय को शुरू किया था और अपने विजन हर घर शिक्षा को हकीकत का जामा पहनाने की एक कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले आधे से ज़्यादा बच्चे अत्यंत गरीब परिवारों से आते हैं, जो इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशिष्टता है। और उनके लिए शिक्षा सुनिश्चित करके भारत सेवाश्रम संघ ने अनगिनत परिवारों के जीवन में नई रोशनी भरने का काम किया है। आज इसे हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग के उद्घाटन और वर्तमान समय के अनुसार आवश्यक स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत सेवाश्रम संघ ये सुनिश्चित कर रहा है कि वंचित परिवार के होनहार विद्यार्थी भी वही शिक्षा प्राप्त कर सकें जो शहरों में अमीर परिवारों के बच्चे प्राप्त करते हैं। इस भवन के निर्माण में, इस विद्यालय के विकास में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम या अन्य जिन भी संस्थाओं ने सहयोग दिया है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे बताया गया है कि 5 मंजिल बन जाने के पश्चात लगभग 1500 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। दूसरे अर्थ में अगर मैं कहूँ तो कुल 1500 नए भविष्य और उनसे जुड़े हजारों जिंदगियां सकारात्मक रूप से इस विद्यालय से प्रभावित होने वाली। भविष्य में इस विद्यालय में 100 विद्यार्थियों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इससे शिक्षा को तो गति मिलेगी ही, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी जरूर गति मिलेगी। मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र के रूपांतरण में बहुत मदद देगा और
इस इलाके का समाज आत्मविश्वास से पूरी तरह भरते हुए आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इस विद्या मंदिर की स्थापना के साथ भारत सेवाश्रम संघ ने नई पीढ़ी के सामर्थ्य में आस्था भी व्यक्त की है और ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक उन्हें एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और गरिमामय जीवन के निर्माण हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध न करा दिए जाएं, तब तक स्वामी जी लोग आराम से नहीं बैठेंगे। मोटे तौर पर देश में, दुनिया में अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। मैं जब निजी तौर पर सोचता हूं तो शिक्षा क्या है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा किसी भी इंसान के, बच्चे के जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ। और उससे आगे अगर बढ़ें तो मुझे लगता है कि इट्स अ जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर बच्चे की अंतर्ध्वनि को अध्यापक इस तरह बच्चा तैयार करता है कि वह अंतर्ध्वनि को अपने पहचान सके, या खुद शिक्षा ग्रहण करके बच्चा अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान सके, तो मैं समझता हूँ शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाता है। अनेक उदाहरण हमारे देश में, दुनिया में है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि डिग्री का और शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। केवल सर्टिफिकेट बांटना, डिग्री ले लेना, इससे शिक्षा का बहुत मतलब नहीं है। अनेक ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली लेकिन बहुत शिक्षित थे। कबीरदास जी का नाम आप सबने सुना है। निरक्षर थे, एक अक्षर लिखना नहीं जानते थे, लेकिन 1000 से ज़्यादा पीएचडी कबीरदास जी पर अब तक हो चुकी है। अनेक नाम हम ले सकते हैं। रामानुजम दुनिया के बड़े भारी गणितज्ञ हुए, 12th नहीं पास कर सके और बाद में उनको ऑक्सफोर्ड ने पीएचडी की डिग्री दी। गणित के जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के गणितज्ञ उनका लोहा मानते हैं। अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर हम सबके सामने हैं। वो भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर को, तो मुझे लगता है कि आज तक एक भी बयान या एक भी ऐसा क्षण नहीं आया होगा कि सचिन तेंदुलकर को लेकर के दुनिया में या देश में कोई विवाद खड़ा हो। उनके पास भी कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन अपने आचरण से और अंतर्ध्वनि को उन्होंने पहचाना। और अंतर्ध्वनि क्या थी उनकी? वो पिंग पोंग खेलते थे, पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे। गरीब परिवार से थे, एक ही पतलून थी, एक ही शर्ट थी, स्कूल से आते थे। बाद में उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचाना कि क्रिकेट हमारी अंतर्ध्वनि है, और फिर वो उसमें जुट गए। कभी कभी ऐसा होता था कि विद्यालय से आए, पतलून गीली है, माँ वही धोती थी, सूखा नहीं है पतलून, और वही शर्ट और पतलून पहन के क्रिकेट के मैदान पर घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। अगर मैं कबीरदास की बात करूं तो कबीरदास जी ने भी अंतर्ध्वनि पहचाना कि मेरी अंतर्ध्वनि ईश्वर है, और उसी में रम गए। अगर मैं बापू की बात करूं, महात्मा गांधी, तो 8 साल के थे, विद्यालय गए थे और सत्य हरिश्चंद्र का नाटक उनके विद्यालय में दिखाया जा रहा था। उससे बहुत प्रभावित हुए बापू और आए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा किया कि अब जीवन में कुछ भी करूं, सत्य से कभी विमुख नहीं होऊंगा। बड़े बड़े काम किया बापू ने, देश को आज़ादी दिलाई, क्या क्या नहीं किया उसका वर्णन करने का ये समय नहीं है। लेकिन मूल में मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि यही पहचानी कि सत्य ही मेरी अंतर्ध्वनि है, जीवन भर पर जुटे रहे। तो मुझे लगता है कि एक तो अंतर्ध्वनि पहचानना, और शिक्षकों का काम यही है कि बच्चे अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान सकें। अब केवल अंतर्ध्वनि पहचानने से भी काम नहीं होगा, फिर उसके आगे बढ़ना होगा। तो गांधी जी एक बात कहते थे कि जो आप किताब में पढ़ते हैं या जो कुछ ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक पढ़ाते हैं, वो जरा भेजे में कम जाता है। जिसका प्रयोग आप हाथों से करते हैं वो जल्दी समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि हाथों के प्रयोग से कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, और यही बात तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है, NEP 2020, जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, को मूल्य उपहार है। अब अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता।
सर आइजक न्यूटन का नाम सबने सुना है। अब आइजक न्यूटन के पास भी बहुत डिग्री नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी का जब प्रतिपादन किया उन्होंने, तो मुझे लगता है वो प्रयोग ही था, एक फल गिर रहा है सेव का, और उससे उन्होंने थियरी ऑफ ग्रेविटी का प्रतिपादन किया। आइंस्टाइन का नाम सब लोग जानते हैं। आइंस्टाइन पढ़े लिखे आदमी थे, फिजिक्स से एमएससी किया था, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार इसलिए उन्होंने नहीं किया कि वो फिजिक्स पढ़े थे। संयोग से उनके पिता एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे, बीमार हो गए और आइंस्टाइन को मजबूरी में उस दुकान पर बैठना पड़ा। दुकान पर बैठते हुए उन्होंने हाथों का प्रयोग किया, फिर पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक कैमरा, ऑटोमेटिक फ्रिज और थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं भी बड़ा कोशिश किया, बहुत बाद में मैं समझ पाया। मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को वास्तव में वो समझ में आती है। तो तीसरी बात हो गई हाथों का प्रयोग। अब आपकी अंतर्ध्वनि भी जागृत हो गई, हाथों का प्रयोग भी करने लगे आप, और घर में बैठे हुए तब तो काम चलेगा, उसके लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत करना। और जो चौथी बात है वो समूह में कोलैबोरेटिव अप्रोच। किसी भी समाज की छोटी समस्या की दुनिया हम बल देंगे ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई समाज की छोटी समस्या को लेकर के एक समूह के साथ 4 आदमी, 5 आदमी, 5 बच्चे उस समस्या के समाधान के लिए काम करें। मैं समझता हूँ मूलतः शिक्षा आज इसी स्थिति में देश में बढ़े, इसकी कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक विकल्प दिया है हमारे सामने। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इसका अर्थ केवल ईंट, पत्थर और दीवारें नहीं होती हैं, या केवल परीक्षाओं के अंक या मार्कशीट का मामला भी नहीं होता। एक विद्यालय वास्तव में उज्जवल भविष्य के लिए एक वचन, एक कमिटमेंट होता है। और मुझे लगता है कि आज स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर उसी वचन को निभाने के लिए अपने द्वार खोलने की कोशिश कर रहा है। क्यों स्वामी जी, खुलेगा द्वार ना? ठीक है। मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि लंबे समय के इंतजार के बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। स्कूल और पूरी शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय सब एक नई दृष्टि से इसे देख रहे हैं। हर एक अध्यापक इस बात को महसूस कर रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी के 2 संसार होते हैं, 2 दुनिया होती है। 2020 से पहले देश में या हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयास नहीं हो रहे थे, लेकिन 2020 के बाद पूरे देश में और यहाँ भी अनेक शिक्षाविद, अध्यापक, नौजवान, हम लोग भी इनसे संवाद कर रहे हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में जो मैं समझ सकता हूँ कि एक गहरी बात मुझे समझ में आई है, और वो ये है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो जिन 2 संसारों का जिक्र मैंने किया है, विद्यार्थी उन दोनों संसारों को सधे तरीके से संतुलित करके अपने सीखने की यात्रा जारी रख सकता है। विद्यार्थी का पहला संसार वह है जिसे हम सब देख पाते हैं। उसमें विद्यार्थी का परिवेश, उसका क्लासरूम, उसके अध्यापक, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मित्र, वो समाज आता है जिससे विद्यार्थी परिचित होता है। किंतु उसके भीतर एक दूसरा व्यापक संसार भी स्थित होता है, और वह है उसके मन का संस्कार, जिसके लिए मैंने अंतर्ध्वनि शब्द का प्रयोग किया। और मन के संसार में उसकी आशाएं हैं, उसके सपने हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसके संस्कार हैं, उसके आध्यात्मिक मूल्य हैं, उसकी पहचान है और उसकी संभावनाएं छिपी हुई। ये दूसरा संसार उसके जन्म के साथ ही अस्तित्व में आता है, और उसके प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक संघर्ष से वो नया आकार लेता है। उसके जीवन में अध्यापक ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो इन दोनों संसारों को बखूबी समझ सकता है।
और मैं विनम्रतापूर्वक अध्यापकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये दोनों संसार समझना और विद्यार्थी के दोनों संसारों को निखारना ये आपका प्राथमिक दायित्व है। और इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझकर अध्यापक उसकी मेंटरिंग करें, ये मेरा निवेदन होगा। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने बाहरी संसार को कैसे देखता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को कैसे देखता है, और वह स्वयं को कैसे देखता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने बाहरी संसार से क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है और गुरुजनों ने उसे क्या सिखाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे उत्कृष्ट शिक्षा वही है जो इन दोनों संसारों को समान रूप से महत्व देती है तथा जो विद्यार्थी को बाहरी संस्कार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल, स्किल एंड नॉलेज प्रदान करती है। साथ ही विद्यार्थियों को आत्मबोध, भावनात्मक दृढ़ता, आंतरिक संतुलन से भी सशक्त बनाने का काम करती है। और यही तो समग्र शिक्षा है। ये कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि किसी भी विद्यालय के लिए सबसे गंभीर उत्तरदायित्व है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी साइंस और संस्कार का मिला जुला स्वरूप बने, ये आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीवन में आगे बढ़ने और नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ है नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सुझाए गए उपाय ये स्वाभाविक रूप से भारत की गारंटी को पूरा करने की गारंटी हैं। और ये कहा जा सकता है कि दशकों बाद समाज के सामने एक ऐसा संयोग आया है जब हमारे देश के होनहार बच्चे, टीनेज जनरेशन जिन्हें हम कहते हैं, और युवा वर्ग नीतियों और सही नियत के केंद्र में आज हैं। ग्रामीण तथा शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता दूर हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैं एक सशक्त माध्यम, समाज के एक अनमोल धन और होनहार विद्यार्थी के सबसे विश्वसनीय हम सफ़र के रूप में देखता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भारत निश्चित रूप से एक मजबूत नॉलेज इकोनॉमी के रूप में उभरेगा और साइंस तथा संस्कार के संतुलन से ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण हो सकेगा जिसमें साइंटिफिक टेम्पर भी होगा, नैतिक रूप से वो सशक्त भी होगा, संस्कारी भी होगा, स्किल्ड भी होगा तथा उसके स्वभाव में सेवा और त्याग की भावना भी होगी। मैं स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर के प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षकों से ये विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आपको इस बात को बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए हैं उसका सबसे बड़ा लक्ष्य देश की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज की क्षमता में वृद्धि करना और देश के आर्थिक विकास को गति देना है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच का संबंध कैसा, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कमल मणि जैसा संबंध होना चाहिए। अब कुछ लोगों को सुनकर के आश्चर्य भी हो सकता है कि कमल और मणि दोनों का रिश्ता क्या है, कमल के फूल और मणि का क्या संबंध। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में ये बात कई बार कही गई, कई स्थानों पर जिक्र आया है कि कमल की जड़ें मिट्टी में होती हैं और जब वह खिलता है तब उसकी जो खिलावट है वो मणि जैसी ही सुंदरता प्राप्त करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीचर और स्टूडेंट, गुरु तथा शिष्य दोनों के संबंधों की ऊर्जा कमल मणि की तरह पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में फैले, यह प्रयास जीवन में निरंतर चलता रहे, इसकी आज आवश्यकता है। जब भी शिक्षा में कमल मणि के मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तब आर्थिक विकास के साथ साथ वास्तविक सामाजिक विकास की जिम्मेदारियां भी समझ में आने लगती हैं। मित्रों,
आज स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर मैं परिवर्तनशील भविष्य के संबंध में भी एक दो बातें करना चाहूँगा। ये सच है कि कोविड पैंडेमिक के पश्चात दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। मैं कह सकता हूँ कि आज के बच्चों का भविष्य उस अतीत जैसा नहीं होगा जिसे आज के युवाओं ने देखा है। कभी ये माना जाता था कि शिक्षा में सफलता के लिए एक स्थिर कैरियर सुनिश्चित हो जाए, इंसान थोड़े बहुत परिवर्तन को देख सके और तब तक रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। परंतु आज टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम एक ऐसे युग के द्वार पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन केवल इंडस्ट्री को नहीं बल्कि ऑफिस, अस्पताल, स्कूल सबको रूपांतरित कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि अनेक ऐसे कार्य जिन्हें हम केवल इंसान के द्वारा ही संभव मानते थे, आने वाले वर्षों में मशीनों के द्वारा बेहतर ढंग से हो सकेंगे। इस बात से किसी को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है और वह तैयारी स्कूलों से ही शुरू होगी। सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों के केवल विशिष्ट नौकरियों के लिए नहीं बल्कि उन शाश्वत क्षमताओं जिन्हें शब्दों में मैं वर्णन करूं तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल डिसीजन, कोलैबोरेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम कैसे विद्यार्थी को तैयार करें जिन्हें भविष्य में कोई भी मशीन रिप्लेस न कर सके। साथ ही सभी शिक्षकों को ये भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी शिक्षा जो केवल अंकों और सीमित एकेडमिक प्रदर्शन पर आधारित होगी, जिसमें कला, खेल, कौशल नहीं होगा, तो ऐसी शिक्षा का महत्व निश्चित रूप से कम होगा, भविष्य के लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे उसकी प्रतिभा कला में हो, शिल्प में हो, संगीत में हो, खेलकूद में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, वह समान सम्मान और समान अवसर का पूर्णतया अधिकारी है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर इस नए दृष्टिकोण का केवल प्रतिनिधित्व नहीं करेगा बल्कि ध्वजवाहक बनेगा। इस अवसर पर 2-3 निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरी अपेक्षा होगी कि यह विद्या मंदिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करे, क्योंकि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही सीखने का मूल मंत्र है। दूसरी बात, लक्ष्य विद्यालय को ये रखना चाहिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि भविष्य की समस्याओं के समाधान नवीन विचारों से ही संभव हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बच्चों में सांस्कृतिक चेतना को कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि विविधता में समन्वय ही वैश्विक समाज की असली पहचान है। चौथी बात जो मुझे समीचीन लगती है, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसको कैसे बच्चों में हम बढ़ावा दें ताकि स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हमारी नई पीढ़ी अपने जीवन को और बेहतर बना सके, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे और उसका निरंतर प्रयास करे। पांचवी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, कि विद्यार्थियों में कोलैबोरेशन की भावना कैसे हम विकसित करें, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर हो या भारतवर्ष, इसके लिए नई उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। नई पीढ़ी हमारे सामने है। मैं मानता हूं कि हर विद्यार्थी अद्वितीय है, उसकी क्षमता, प्रतिभा वो इससे पूरी तरह से परिपूर्ण है। इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विद्यालय आपको यह नहीं बताएगा कि आपको बनना क्या है, बल्कि विद्यालय जानने में आपकी सहायता करेगा कि आप वास्तव में हैं कौन। विद्यालय का काम आपको आपका असली चेहरा, असली पहचान बताकर आपकी वास्तविक क्षमता को उजागर करना है। और दूसरी बात,
याद रखने की ज़रूरत है कि जीवन में कभी कभी सीखना कठिन होगा। हो सकता है कि कभी आपको असफलता का अनुभव भी हो, लेकिन इस बात को स्मरण रखिएगा कि स्वयं पर विश्वास ही आपके विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण साबित होने वाले हैं। मैं भारत सेवाश्रम संघ और इनके सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया और साथ ही साथ मानव समाज के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व को आपने स्वीकार करते हुए इस विद्या मंदिर की स्थापना की। स्कूल में राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का कार्य और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। एक पुरानी कहावत है, शिक्षा वहीं से आरंभ होनी चाहिए जहां विद्यार्थी हैं, किंतु उसका उद्देश्य क्षितिजों का विस्तार करना है। आज नगरोटा की इस पवित्र भूमि पर हम सब उसी यात्रा का आज आरंभ कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस विद्यालय परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं स्वामी प्रणवानंद विद्या मंदिर के सभी पदाधिकारियों, प्राचार्य, सभी अध्यापक और यहाँ प्रबुद्ध जनों से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा विधायक इस क्षेत्र के विधायक जी ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, इसमें आप अपने कर्तव्य का समर्पित भाव से जरूर पालन करें। प्रशासन, पुलिस ये अपने दायित्व का निर्वहन करने में काफ़ी तेज़ी से जुटे हैं। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसमें आप योगदान दीजिए। निश्चित रूप से एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने में इस अभियान का व्यापक असर होगा। फिर से आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए स्वामी जी को प्रणाम